हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो कैसे हैं सभी लोग। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, मिलके अपना सेशन स्टार्ट कर। तो और बताइए, कल कल का सेशन किसने देखा था। सबसे पहले जो बच्चे कल के क्लास में प्रेजेंट थे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा अटेंडेंस दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ ना बेटा, कि हमेशा जब भी एक टीचर आपको पढ़ाती है ना, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप उस सवालों के जवाब दें, है ना। जब तक आप टीचर को बहुत अच्छे से नहीं सुनेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का बॉन्ड बन ही नहीं सकता। ठीक है। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है ना, कि जैसे ही स्टूडेंट ने बात नहीं सुनी और टीचर गई और जाके उसको डांट लगाई या मजाक में उसको मतलब कुछ भी कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, यहाँ से मैं आपको नहीं देख सकती। मेरे पास आपके सिर्फ कमेंट्स हैं, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि हाँ, आप मेरी क्लास में प्रेजेंट है ना। तो जल्दी से अगर सब लोग आ गए हैं, है ना, वेलकम स्टूडेंट्स। और जल्दी से स्टार्ट कर। तो जैसे कि सभी को पता है कि आरएम बैच ऑलरेडी चल रहा था क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। एसएसटी मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही क्लास 9th के लिए स्टार्ट हो गया है आगाज बैच। वहां पर भी सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करा रहे हैं। सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाना है ना। और देखो, सबसे मेन थिंग क्या होती है ना बेटा, एक होता है एग्जाम आ गए, एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ना, तो बच्चा बहुत बारीकी से नहीं समझ, है ना। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हमारे इस बैचों के माध्यम से, आरंभ और आगाज बैच के माध्यम से, तो आप रोज थोड़ा 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 सीखेंगे। और वो इतना डीपली सीख लेंगे कि जब एग्जामिनेशन आएगा ना, और आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करते ही सारा सब कुछ आपको रिकॉल हो जाए। क्योंकि एक शांत दिमाग से पढ़ना और एक जल्दी से हौज पौज में, नहीं 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 कल एग्जाम में जल्दी से मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है ना, हमेशा प्रॉब्लम आती ही। जल्दी से वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, सबको बताइए आगाज बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 9 के स्टूडेंट के, और वो आकर हमारे साथ मिलकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पार्ट 2, लहासा की ओर, भाग 2। कल हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को डिटेल में भाग 1 पढ़ना है, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप भाग 1 जाकर देख सकते हैं। यह क्या है, यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसको कि राहुल साकृत्यानंद जी ने लिखा हुआ है। अब नो योर एडुकेटर, मैं विशाखा सक्सेना, आपकी हिंदी एडुकेटर। मैंने बीएड किया है, मुझे 3 इयर्स का ऑनलाइन एक्सपीरियंस है एंड अबाउट 10 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने मेंटर किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज हिंदी टीचर। तो आ जाइए मेरी कक्षा में, मिलकर हम बिल्कुल अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा स्कोर हम 9th में ही कर लेंगे, है ना। 9th में बहुत सारा जो बेटा व्याकरण है, वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता 10th से है। व्याकरण तो हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके जाएंगे ना, कि 10th में जाके सिर्फ रिवीजन। ठीक है। यस, तो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। दिमाग की बत्ती खोलने का समय आ गया है, क्योंकि चैप्टर शुरू हो रहा है। अच्छा, तो कल कल वाला बैच जिसने देखा था, कल जिसने भी भाग 1 देखा था, है ना, जल्दी से बताओ, क्या भाग 1 में जो भी हमने पढ़ा था, उसमें किसी को परेशानी है। अगर नहीं भी किसी ने पढ़ा है, डोंट वरी, मैं थोड़ी सी कहानी भाग 1 में जो है वो बता के ही भाग 2 सॉरी। यस, तो पढ़ते हैं लहासा की ओर। जिसका आप चित्र देख रहे हैं, राहुल साकृत्यानंद जी इस पाठ के लेखक। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब कहीं हम लोग यात्रा करने जाते हैं, और आके उस यात्रा में की गई एक एक चीज को आके हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों ऐसे ही पन्नों में लिख देते हैं, तो वही कहलाता है हमारा
यात्रा वृतांत जीवनी। इनका जन्म 1893 आजमगढ़ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 1963 में। ये हिंदी में यात्रा साहित्य के पितामह कहा जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बहुत जो है पसंद किया था कि घूमना फिरना, और इन्होंने ही आके ये लिखा गया था। यानी एक तरीके से घुमक्कड़ी शास्त्र के भी पितामह कहा जाते हैं, है ना। बहुत घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, हमेशा घूमते रहते थे। तो वहां से जो भी अनुभव या जो भी सीखते थे, आकर अपनी कलम उठाकर और लिख दिया करते थे, जैसे कि आज हम इनके लिखे हुए पाठों को पढ़ पा रहे हैं। राहुल सक्रात्यानंद जी को महापंडित की उपाधि दी जाती थी। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भी रहे। इनका एक लिखा हुआ छोटा सा स्लोगन है, सैर कर दुनिया की खातिर, जिंदगी फिर कहाँ, जिंदगी अगर रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी जितना सैर कर सकता है अच्छे से सैर कर ले, क्या पता जिंदगी खत्म है। और अगर एक बार को जिंदगी रही भी तो फिर वो नौजवानी नहीं रहेगी, वो घुटनों में दम नहीं रहेगा, वो हाथ पैरों में दम नहीं रहेगा कि हम जाकर अच्छी अच्छी जगह घूम पाएंगे। ठीक है। पाठ का सार, ये जो है राहुल सक्रात्यानंद जी ने लिखा है, उनकी यह पहली तिब्बत यात्रा है। ठीक है, वे पहली बार तिब्बत जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, नेपाल के रास्ते से। ठीक है, जब नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाते हैं तो रास्ता बहुत खराब है, उबड़ खाबड़ भी है, और रास्तों में डाकुओं का भी डर है। ठीक है, और वहां पर आम आदमियों का ऐसे तिब्बत में प्रवेश करना उस समय अलाउड नहीं था। ठीक है ना। तो वो एक भीख मंगे के वेश में गए थे। भीख मंगे के वेश से उन्हें तिब्बत में एंट्री भी मिल गई, और दूसरी क्या चीज हुई कि उन्हें रहने की भी अच्छी जगह मिली। तीसरी क्या चीज हुई कि वह डाकुओं से भी। ठीक है, तो यही सब इस बारे में बताया गया है, और तिब्बत समाज के बारे में बताया गया है कि उस जमाने में भी 1929 और 30 की बात है, उस समय भी तिब्बत कितना दिमागी रूप से खुला हुआ देश था, है ना। ये सब चीजें हम इस बारे में पढ़ेंगे। तिब्बत कहाँ है, देखो, तिब्बत जो है, तिब्बत की राजधानी ही है लहासा। ठीक है, तिब्बत की जो है राजधानी है ये लहासा, जो कि यहाँ पर है। अब अपने भारत की बात की जाए तो ये भारत है, तो भारत से नेपाल होते हुए तिब्बत जाना होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है राहुल जी अपने दोस्त के साथ गए थे, उनके दोस्त को प्रीति कहा जाता था। तो जब वो वहां से गए तो एक भीख मंगे की वेश में गए, खूब दिन तक मतलब अच्छे से चलते रहे वहां पर। जब हाँ बेटा गए थे, वो आम रास्ता ही था, पर बहुत सारी सैनिक चौकियां थी, बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे। जो पुराने किले थे, जो चीनी किले थे, जहाँ पहले चीनी की सेना रहती थी, चीन पर कब्जा था पहले वहां पर, तो वहां चीन की सेना रहती थी, लेकिन अब वो चले गए हैं। वहां पर एक कानून और है बेटा कि अगर आपके पास चाय है तो आप किसी भी घर में जाकर चाय बनवा कर पी सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि अपने सामग्री देनी होगी। चाय एक बहुत अलग तरीके की बनती है, वहां पर चाय में नमक और सोडा और मक्खन डाला जाता है। ठीक है, वहां पर मतलब पर्दा प्रथा है ही नहीं, वहां की औरतें बहुत फ्रीडम से रहती हैं, और वहां सभी लोगों को घर में आने दिया जाता है, सिवाय बहुत ज्यादा जो निम्न श्रेणी के भीखमंगे होते हैं। तो ऐसे ही सब चल रहा है। सुमिति के साथ जो राहुल जी हैं वह तिब्बत की ओर बढ़े जा रहे हैं, कठिन रास्तों को पार करते जा रहे हैं। ठीक, हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, लेकिन वहां एक चीज अच्छी नहीं। जब वह एक कठिन रास्ता पार कर रहे हैं, डांडा ठोंड लगा, तो वहां पर क्या है कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सुनसान है, बहुत दूर तक आदमी ना आदम जात कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में वहां बहुत सारे डाकू हैं, और उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। कैसे हथियार, पिस्तौल, लाठी, सब कुछ, मतलब ऐसे पिस्तौल और बंदूक तो वो लोग ऐसे लिए फिरते हैं जैसे कि डंडे लिए फिर रहे हैं।
ठीक है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा, और वो इंसानों को रोकते हैं, उनको लूटते हैं और लूटने के बाद उनको मार देते हैं। ठीक है। नहीं, पहले वो क्या करते हैं ना, पहले वो इंसान को मार देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब व्यक्ति इंसान को पहचान ले, वह भाग जाए और जाकर उनकी जो है शिकायत कर दे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही टोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, इसीलिए जो लेखक हैं वह भीख मंगे का वेश बनाकर गए हैं। अब जब डाकू भीख मंगे को देखेगा तो वो उससे तो कुछ नहीं मांगने वाला ना, उससे तो नहीं कहेगा, उसको तो नहीं मारेगा, वो खुद ही सोचेगा कि भाई इसको तो खुद जरूरत है, ये मैं इसको कैसे लूट सकता हूँ। तो भीख मंगे का वेश बना के गए थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, जहां भी वह लोग ऐसा देखते कि ये डाकू हो सकता है, वहां अपने सर से टोपी उतारते और उनके सामने हाथ फैलाते और कहते कुची कुची दया दया, एक पैसा, है ना, कि मतलब भीख दे दो, एक पैसा दे दो। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई ऊंची थी, बहुत ऊंची चढ़ाई थी पहाड़ की। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, अब इतनी ऊंची चढ़ाई पर वह कैसे अपने कंधों पे सामान लाद कर चलते जो उनका खुद का सामान था। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, यानी अगला पड़ाव जहां रुकने की व्यवस्था थी, कम से कम 16-17 मील चलना था। मैंने सुमिति सी के कहा कि यहाँ से लंगखोर तक 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चल लेंगे। तो उन्होंने आगे जाने के लिए घोड़ों की व्यवस्था की, अपने 2 सुमित। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। ठीक है ना, यानी जो डांडा ठोंडला था वो वहां तक पहुंच चुके हैं, और वहां से समुद्र तल की दूरी कितनी है, कम से कम 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। किसी भी जगह की ऊंचाई देखनी होती है तो बेटा वह वहां के समुद्र तल से देख। ठीक है। बेशक बेशक यहाँ बसावट है ना, यहाँ बसावट है, पेड़ पौधे, लेकिन अगर समुद्र यहाँ है तो समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाती है तो कम से कम 17-18 फीट वो ऊंचे थे। हजार। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए, यानी दक्षिण तरफ देखा तो पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर यानी सफेद सफेद जो पहाड़ियां थी वह चली गई, बर्फ से ढकी हुई। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, और जो भीटे की ओर दिख रहे थे बिल्कुल नंगे थे। नंगे पहाड़ मतलब जैसे कि आपने देखा ना, सिर्फ पथरीले पहाड़ होते हैं, उस पे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं होते, उन पहाड़ों को। ना वहां बर्फ की सफेद चादर थी, ना किसी तरीके की हरियाली, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्थर पत्थर जैसे वह खड़े हुए। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फीली वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी, सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब जो सबसे ऊपर चले जाते थे डांडे पे तो वहां पर डांडे के एक देवता थे, उनका स्थान बना हुआ था, यानी उनका मंदिर नुमा बना हुआ। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था, एक अलग तरीके से पेड़ को सजाया हुआ था। ठीक है। अब हम बराबर उतराई कर पर चलना था, अब उन्हें नीचे जाने के लिए उतरना था। पहले तो चढ़े थे, अब पहाड़ी से उतर। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब कहीं भी अब होता ही हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उतरना नहीं लगता है। शायद 2 या 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, और भी कुछ लोग थे जो जैसे सुमिति और उनके दोस्त चल रहे थे वैसे वो भी चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, अब जो सुनीति का घोड़ा था वह कुछ धीमे। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दंग तीनों वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दंग तीनों वस्तु बेटा एक बहुत बड़ा राइटर है इंग्लिश का, है ना, उन्होंने एक अपना लेख लिखा था, तो उसमें भी वह ऐसे ही मतलब घोड़े पे झूलते झूलते अपना सारा सामान घोड़े पे रख के वह मतलब सैर किया करते थे। तो वह अपनी तुलना उस दंगतीनों वस्तुओं की तरह कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपना सारा सामान रख रखा है, उस घोड़े पे बैठे और उनका घोड़ा भी ऐसे ही धीरे 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 चलता जा रहा है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहा है या पीछे, मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है, आगे को जा रहा है पीछे को जा रहा है, मतलब इतनी धीमी उसकी चाल हो गई। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे,
फूट रहे थे, आम भाषा में है, यानी एक जगह हम ये जा रहे हैं तो एक रास्ता इधर भी जा रहा है और एक रास्ता इधर भी जा, ठीक है। मैं बाएं रास्ते ले 1.5 मील चला गया, है ना। वो इस रास्ते पे बाईं हाथ जाकर 1.5 मील चले गए। एक घर में पूछने से पता लगा कि लनखोर का रास्ता दाहिने वाला था, है ना। अब जब वो बाईं तरफ चले गए और बहुत दूर तक चले गए, फिर वे पूछने लगे तो उन्हें जो लंखोर जाना था उसका रास्ता तो दाईं तरफ था, यानी वे गलत रास्ते पर चले गए। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर वो वापस आए, फिर यहाँ आके इधर की तरफ चले। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, है ना, यानी 4-5 बज गए थे और अभी भी मील दूर थे वे गांव से। तो सुमिति इंतजार करते हुए मिले। सुमिति वहीं उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि सुमिति का घोड़ा तो तेज चल रहा था और सुमिति ने सही रास्ता भी पकड़ा था, इसलिए वे पहुंच गए थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। यहाँ मंगोलों के बारे में बताया गया है। मंगोलों का मुंह वैसे ही बहुत लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे क्योंकि सुमिति कौन थे, एक मंगोल थे, तो वैसे ही लाल था वो, गुस्से में उनका मुंह और लाल हो गया था। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूक डाले। कंडे क्या होता है बेटा, जो गोबर के उपले बनाते हैं ना, तो ये लोग वो भी साथ लेकर चलते थे रास्ते में, खाना पीना उसी की सहायता से, मतलब आग जलाकर बनाया करते थे। उन्होंने कहा मैंने कम से कम 2 मतलब टोकरी कंडे जो हैं वह जला डाले हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया है मैंने, बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा नहीं है मित्र, ये राहुल बोले। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सुमिति का गुस्सा ठंडा हो गया, वो बात बहुत आगे नहीं बढ़ी। लनखोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहां यहाँ भी उनके कुछ अच्छे यजमान थे क्योंकि वह मंगोली थे और तिब्बत में बहुत लोगों को जानते थे। तो उनकी सहायता से, सुमिति की सहायता से ही उन्हें मतलब राहुल जी को भी बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था मिली क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुमिति वहां पर जाना करते। पहले चाय सत्तू खाया। अब वहां पर एक रिवाज और है चाय और सत्तू खाने का। सत्तू क्या होता है, कुछ लोगों ने देखा होगा सत्तू का शरबत पिया जाता है। किस किस के यहाँ पिया जाता है मुझे बताना, है ना। सत्तू क्या होता है बेटा, जो चना होता है, भुना चना, उसका आटा होता है ना, उसको पीस दिया जाता है, उसको शरबत की तरह या उसको भून के खाया जाता है। सत्तू और चाय खा गया। रात को गरम गरम थुक्पा मिला। थुक्पा क्या है, एक तरीके का सूप टाइप का होता है, ये तिब्बतन डिश है। अब हम टीरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी। उसी पहाड़ी का नाम था टीरी समाधि गिरी, यानी जो दूर एक छोटी सी मैदान दिखाई दे, मतलब पहाड़ी दिखाई दे रही थी एक छोटे से मैदान के अंदर, है ना। दूर जैसे दिखता है ना, दूर कहीं देख रहे हैं, अच्छा ये मैदानी इलाका है और यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी ऐसा दिख रहा था। उसी जगह का नाम था टीरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों के भी सुमिति के कितने ही यजमान थे और आसपास के लोगों को, सबको जो उनके दोस्त थे सुमिति वे जानते। कपड़े की पतली पतली चीरी बंडी के गतम खत्म नहीं हो सकते थे, है ना। अब क्या है, कौन कौन लोग लद्दाख गया है, अगर नहीं भी गए हैं तो आपने देखा है ना, पिक्चर्स में देखा होगा, आजकल तो फैशन में गाड़ी में लगाते हैं ऐसे ऐसे कलर की रंग बिरंगी, है ना, कपड़े की बत्तियां होती हैं, उस पर मंत्र लिखे होते हैं, हम वे सब में बांटते हैं। तो ऐसे ही सुमिति अपने साथ लाए थे सबको देने के लिए, ठीक। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। क्या मतलब, वो एक मान्यता होती है कि कपड़े से ये सब बत्तियां बना लेते हैं। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर ये बत्तियां बांट, और वो सबको बांटी जाती हैं, है ना, वो सबको बांटी जाती है। माना जाता है कि जितना वो पतली पतली जो वो चीरी बत्तियां हैं जितनी बांटी जाएंगी उतनी जल्दी विष भगवान तक पहुंचेगी और उनकी पूरी होगी। अब सुमिति क्या चाहते थे कि वह जितने भी लोग को जानते हैं सबके पास जाएं और सबको दें, है ना। ये सारी बत्तियां तो राहुल जी ने सोचा ऐसे तो ये जाएंगे तो भैया खबर लग जाएगा, मैं क्या करूंगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, कि तुम ये बत्तियां अपने
जान पहचान के लोगों में ना बांटकर, जहां रुक रहे हैं वहीं तुम ये सारी अपनी मतलब विशेष वाली जो है ये किट्स बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो उन्होंने उन्हें लालच दिया कि अगर तुम नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, तो जब हम लहासा पहुंचेंगे तो इसके लिए रुपया दूंगा। सुमिति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन कोई ना मिला, है ना। भरिया क्या होता है बेटा, मतलब सवारी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं। क्या है भरिया, मतलब सवारी, ठीक का मतलब, लेकिन कोई ना मिला। और सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, मतलब वे सवेरे नहीं चले थे, शायद सवेरे चले होते तो उन्हें बहुत सारी सवारियां मिल जाती, लेकिन वे सवेरे नहीं चले थे। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था, ठीक है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, बहुत ज्यादा वहां धूप होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट, ललाट मतलब ललाट, मुंह से ललाट जो है मतलब मुंह जो है वो धूप से जला जा रहा है। पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, यानी ठंड इतनी है कि तब भी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो गर्मी है, वह उन्हें चलने में बहुत अधिक परेशान कर रही है। पीछे का सारा हिस्सा जहां धूप नहीं पड़ रही है वह तो सब ठंडा पड़ा है, और जहां धूप पड़ रही है वो समझ लो ऐसा लग रहा है ऐसे कि जला जा रहा है। फिर हमने पीठ पे अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया, वही डंडा जिसके सहारे चला जाता है, और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित टीढ़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। जो सुमिति थे उनको मतलब जो ये राहुल जी अपने साथ लाए थे, लेकिन सुमिति साथ आने के बावजूद भी अपना सारा काम पूरा करना चाहते थे, है ना। इससे राहुल जी को थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन वे क्या करते, मजबूर थे, क्योंकि वही उन्हीं के सहारे ही वे तिब्बत तक, लहासा तक पहुंच सकते थे। तो वे शेखर विहार की ओर चलने लगे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदार में बटी हुई है। मतलब जो जमीन है वहाँ बड़े बड़े जंगीरदार हैं, उसमें बटी हुई है। इन जंगीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है, ठीक है, मठ के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, ठीक है, यानी जागीरदार जो खुद भी करते हैं खेती, और जिसके लिए मजदूर बेगार पर मिल जाते हैं, बेगार पर मिल जाते हैं यानी किराए पर मिल, ठीक है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, और वहां एक नई व्यवस्था देखी गई कि जितना भी ये जो काम हो रहा होता है, जंगीदारों की जमीन होती है, वहां मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनका जो सुपरवाइजर भेजा जाता है वह कोई भिक्षु होता है, ठीक है, ताकि उस भिक्षु को भी काम करने का मौका मिले, ठीक है। जो जांगीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, और वह जांगीर के आदमियों को जो काम कर रहे होते हैं उसमें राजा जैसा हुक्म चलाता है। शेखर की खेती के के मुखिया भिक्षु नमसे, है ना, एक वो है नमसे, वे बड़े भद्र पुरुष थे, यानी बहुत एकदम जेंटलमैन की तरह थे। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, मतलब वह भी एक भीख मंगे की तरह थे, तो भी उनसे बहुत प्रेम से मिले। मतलब राहुल जी का कहने का मतलब है कि वहां लोगों में आपस में इतना प्यार था कि वे उसकी वेशभूषा देखकर उस पे उसके साथ व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते थे, ठीक है, कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, है ना। मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं था, मतलब मैं तो एक भिखारी जैसा ही था, तो उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से मिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध वचन का जो अनुवाद है, राहुल सकृत्यानंद जी बुद्ध को फॉलो कर लिया था, वही बुद्ध वचन अनुवाद जो है कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, यानी हाथ से लिखी हुई पोथियां, यानी कि कागज, यानी कि कह लो किताबें, है ना, रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लगा, यानी आसन वहीं पर उनका मतलब वो लगा दिया गया, आसन बिस्तर बिछा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमिति ने फिर अपने आसपास अपने यजमान के पास के जाने के बारे में पूछा, है ना। अब उन्होंने फिर कहा मैं यहाँ आ गया हूँ शेखर विहार में, अब मैं फिर जाना चाहता हूँ। लेकिन उस समय राहुल सकृत्यानंद जी उस बुद्ध वचन की पोथियां पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उनको कह जाने के लिए कह दिया,
है ना। अब मैं पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उन्हें लगा ठीक है अभी 2-3 दिन रहेंगे। मतलब वहां पहुंचकर, उस मंदिर में, उस जगह पहुंचकर उन्हें बहुत सुकून मिला और बुद्ध की ये पोथियां पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसी के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। तीड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था जहां उन्हें पहुंचना था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। भिक्षु नमसे जो कि उन जागीरदारों के राजा हुआ। तो ये थी बेटा इसकी कहानी कि कैसे वह तिब्बत की ओर जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या देखा, तिब्बत समाज कैसा था, लोग वहां पर दूसरों से कैसा व्यवहार करते थे, इस सब बारे में इस पाठ में बताया गया है। कैसा लगा बच्चों ये पाठ? प्लीज कमेंट कर बताइए। कोई भी शब्द का अर्थ ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, मैं आपका जवाब देने को बैठी हूँ। यस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत आसानी रहेगी। सारी वीडियोस, सारे लिंक्स, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से जो है सुमिति और राहुल जी आगे जाकर लहासा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि देखो उन्होंने लहासा का जिक्र नहीं किया है, लहासा की और जिक्र किया है, क्योंकि राहुल जी ने ये बात पहले ही कही है कि जो मंजिल होता है, जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस लक्ष्य तक का रास्ता। इसलिए उन्होंने इस पाठ में लहासा तक पहुंचने तक जो जो चीजें उन्होंने देखी, जो नई नई चीजें उन्होंने करी, उस सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो किस तरीके से वह लहासा की ओर चले जा रहे हैं इसके बारे में बताया गया है। जब उन्हें बुद्ध वचन की पोथियां मिलती हैं तो वह उसमें इतने रम जाते हैं कि जहां वह सुमिति को कहीं जाने नहीं देना चाहते थे, अपने साथ ही रखना चाहते थे, वहां जब सुमिति ने अपने यजमान के पास जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और जब वो जल्दी आ गए वहां से लौटकर तो भी राहुल जी को थोड़ा सा खटका। उन्हें लगा था 2-3 दिन में आएंगे तो मैं 2-3 दिन में ये सारी पोथियां बहुत अच्छे से पढ़ लूं। तो इस तरीके से खत्म होता है ये लहासा की ओर। तो बेटा जल्दी से अड्डा 247 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है ना बच्चों, जितनी जल्दी आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, है ना, जितनी जल्दी आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना, उतनी जल्दी हम एक दिन जरूर आपसे लाइव मिलेंगे। है ना। तो कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं लाइव आऊं, इसे मुझे बताइए। ठीक है, तो उतनी जल्दी ही हम लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।